दोस्तों, आज के अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है शीमा किरमानी। शीमा किरमानी का नाम सुनते ही सबके दिमाग में क्लासिकल और कथक डांस का हवाला आ जाता है और इनकी वजह शोहरत भी कथक ही है। पर आज के पॉडकास्ट में मैंने इनसे इनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से भी बहुत डीपली और तफसीली बात की है। तो चलें आज का अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट शीमा किरमानी साहिबा के साथ कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे माजरत है कि आज का जो पॉडकास्ट है उसकी जो लाइटिंग है वो बहुत मौजू नहीं थी, पर आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जो गुफ्तगू है उसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं और आज का अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। First of all, thank you so much, Shima ji, for your time. Thank you for asking me. अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल मेरे हर गेस्ट से यही होता है, Who is शीमा किरमानी? आप कौन हैं? अच्छा, ओके, मैं कौन हूँ? मगर सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू उसका। उसमें सिर्फ एक वजाहत में करना चाहूँगी, वो ये कि आई डोंट necessarily consider myself a Kathak dancer, but I consider myself a classical dancer. Classical dance. क्या डिफरेंस है? नहीं, देखिए, कथक एक जॉनर है क्लासिकल का। क्लासिकल डांस में बहुत सारे स्टाइल्स हैं, उसमें से कथक एक है, एंड दैट इज़ नॉट माय फोर्टे इवन। मतलब कथक मेरा फोर्टे है, भरतनाट्यम मेरा फोर्टे है, ओडिसी डांस जी। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। तो ये है। बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा लोग कथक के ही समझते हैं, उसके बारे में भी यही अजीब से तसव्वुरात हैं कि एक तो ये तसव्वुर है कि कथक इज़ मोर related to Muslim culture rather than भरतनाट्यम और ओडिसी। सो इसलिए हर सब कोई कथक करता है। सही। However, I mean that I personally, my opinion is that no dance is related to religion as such. Dance is something. Dance is dance. Okay. और आप कोई भी आर्ट फॉर्म को रिलीजन के बेसिस पे नहीं डिवाइड कर सकते ना। आई डिसएग्री विद दैट कॉन्सेप्ट। एनीवे, तो ये तो आपने पूछा मैं कौन हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं लाइक यू नो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय लाइफ आई डिड नॉट रियली थिंक कि मैं कौन होंगी, क्या होंगी, मगर मेरा एक इंटरेस्ट आर्ट्स में ज़रूर था काफ़ी शुरू से, और वो भी मैं समझती हूँ ज़्यादा फ़ाइन आर्ट्स की तरफ था। म्यूज़िक था, फ़ाइन आर्ट्स था, ये दो चीज़ें ज़्यादा थी। और बट इस वक्त जो एक तरह से मेरी शनाख्त बन गई है पाकिस्तान में, वो मैं समझती हूँ सबसे फॉरमोस्ट बनी है एज somebody who has for the last 50 years or more struggled to keep classical dance alive in Pakistan. तो मैं उस सिलसिले में आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई एम ऑल्सो अ परफॉर्मर एंड अ कोरियोग्राफर। तो ये एट द सेम टाइम मेरा पिछले वही तकरीबन 40-50 साल से अपने लिए ये रहा है कि मैं समझती हूँ कि आर्ट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अच्छा। एंड व्हेन आई से पॉलिटिक्स, आई डोंट मीन पार्टी पॉलिटिक्स के किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो। आई मीन पॉलिटिक्स हमारे लिए जो है ना, वो एक इस तरह का तस्वर है कि हम कैसे बैठे हैं, हम क्या खाते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, हमको पानी पीने का साफ मिलता है या नहीं मिलता, हमको नरिशमेंट खाना मिलता है या नहीं। दिस इज़ एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इज़ पॉलिटिक्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स। सो मैं समझती हूँ कि इस किस्म की सोच से अलहदा नहीं होती मेरी आर्ट। मेरे लिए मतलब हर इंसान का अपना होता है। मेरा ये है कि आर्ट इज़ इंटीग्रेटेड with all of this. क्योंकि जब तक आप के सामने ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जब तक आप ये नहीं सोचते हैं कि इंसाफ है समाज में या नहीं है, आप क्या आर्ट क्रिएट करेंगे? सही। जब तक आप ये नहीं सोचते हैं कि हर इंसान की बराबरी है समाज में या नहीं है, तब तक क्या आर्ट क्रिएट? सो दैट्स हाउ आई हैव लुक्ड एट माई आर्ट। सो आई वुड, अब तो बल्कि एक नया टर्म निकला है इसी सारी चीज़ को ले करके, और वो है आर्टिविस्ट। सो आई एम एन आर्टिस्ट,
I'm an activist, the artivist, using art for the promotion of human rights, using art for raising awareness on issues, using art to give socially relevant messages, using art to make life meaningful and better, you know. तो ये मैं अपने आप को इस तरह से डिफाइन करूँगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक थिएटर से भी है, टीवी से भी है, एक्टिंग से भी है, ये सारी चीज़ों से है। इस पे बात पे आते हैं जी, आपके आर्ट्स उस पे। इस्लामाबाद में आपकी पैदाइश, इस्लामाबाद पिंडी में? नहीं, मेरी पैदाइश हुई थी जब इस्लामाबाद नहीं था लेकिन वही एरिया था। जी, बिकॉज माय फादर वाज इन द आर्मी एंड ही वाज पोस्टेड देयर। ओके, और फिर आप अलग, आपने तकरीबन पूरा पाकिस्तान देखा बिकॉज ऑफ योर फादर, कि वो उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी। हाँ, एंड इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे शहर, क्योंकि कंटोनमेंट्स ना, तो जैसे लाला मूसा, मरी, खारियां, जेलम, मुल्तान, ये सारे शहर तो तकरीबन, हाँ। एंड और साथ साथ माय फादर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मतलब लॉन्ग ड्राइव्स, तो हम लोग को छुट्टियों पे इधर से उधर ले जाते थे। एक दफ़ा जब हम लोग कराची में थे तो हम लोग कराची से ड्राइव करके काबुल तक गए, दिस इज़ बिफोर द व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ देखा। अच्छा, चाइल्डहुड को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? अगर आप सोचें अपने बचपन को, तो क्या चीज़ें आपकी उसमें आती हैं? मैंने आने से पहले पढ़ा था आपके बारे में कि आपका जो ननियाल था वो हैदराबाद दक्कन का था, और आप जाती थी, और मैं ख्याल में वहीं से आपको शौक हुआ क्लासिकल डांस का, वो बताएं। अच्छा, मेरा ननियाल हैदराबाद दक्कन में रहते थे, और मेरे ददियाल बाराबंकी लखनऊ यूपी। तो मेरी अम्मा जाती थी अपने फैमिली से मिलने के लिए, और हम बच्चों को साथ लेके जाती थी। तो वो मुझे याद है कि हम लोग ट्रेन से में बैठ के लंबा सफ़र करते थे। आप सोचिए कि कहाँ रावलपिंडी और कहाँ हैदराबाद दक्कन, तो पूरा कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। आपको यहाँ काटूंगा, ये किस सन की बात है? 60s 50s? जी, ये सब 65 से पहले की बात है। उस वक्त जो ट्रैवलिंग, ये दोनों मुल्क, क्योंकि मैं यूएस में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, और बहुत सारे हम लोग काम साथ करते हैं, साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं। तो वहाँ तो नहीं लगता कि दो डिफरेंट सेपरेट मुल्क, दुश्मन कंट्री का दोस्त, या व्हाटएवर यू वांट टू से। बिफोर 65 जिस आप ट्रैवल करती, क्यों यादें हैं कि किस तरह का ट्रैवल होता था? बहुत मज़ेदार। वी यूज्ड टू एंजॉय हर समर वेकेशंस में, वी वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। और जो मेरी याददाश्त है हैदराबाद के बारे में, जिस तरह के घर में हम लोगों का रहना था, आसपास से सुबह कहीं से सितार की आवाज़ आ रही है, तो कहीं से घुंघरू की आवाज़ आ रही है, तो वहीं पे मतलब मेरी अम्मा जो थी, उनको डांस सिखाने के लिए घर पे उस्ताद आते। आई मीन इट वाज अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, मगर ये सारी चीज़ें थी कि वो उस्ताद घर आते थे, तो वो वहाँ पे डांस सीखती थी घुंघरू पहन के घर में, एंड इट वाज शौकिया। और वो फिर जब वापस आती थी तो छोटी छोटी ड्राइंग्स बना के लेके आती थी कि मैं प्रैक्टिस करूँगी अगली दफ़ा तक, ये वाला डांस सीख लूँ। सितार भी वो सीखती, मेरी खालाएँ भी सितार सीखती थी, गाना वाना। तो इस तरह से एक एक्सपोजर कम उम्री से रहा। साथ साथ मेरे वालिद जो थे, इंटरेस्टिंगली उनको असल में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो हमारे घर पे इतवार को, जब छुट्टियाँ, उस ज़माने में इतवार को ही छुट्टियाँ होती थी, तो वो जो होता है रिकॉर्ड प्लेयर, इस पे 78 और 33 LP और ये वो, तो एक पूरी लाइब्रेरी थी अब्बा के पास, चाइकोस्की, बेथोवन, सारे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, तो वो सुबह से लगा रहता था। तो इसलिए कान में ये सारी चीज़ें बहुत बचपन से आ गई थी। सही। Which was I think very nice. I mean that gave me a very nice उस जो हमको उस वक्त कभी शायद बोर भी होते होंगे, तंग भी होते होंगे, अप्रिसिएशन नहीं था, बस आहिस्ता बाद में समझ में आई ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब फिर आपने कलकत्ता में सीखना शुरू किया उस्ताद? नहीं, मैंने कलकत्ता में नहीं सीखा। मैंने जब हम लोग कराची पोस्ट हुए तब हमने सीखना शुरू किया। यहाँ पे वो जो मेरे उस्ताद थे वो आए हुए थे कलकत्ता से। उनको 1954 या 56 में सोहरवर्दी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनको जानते थे कलकत्ते के ज़माने से, क्योंकि वो भी बंगाली थे, तो उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान। अच्छा। जिस तरह से आप देखें कि जिन्ना साहब ने
अतिया फैज़ी और उनके हस्बैंड को इनवाइट किया था, सैमुअल इब्राहिम को, कि यहाँ आके, फैज़ी राहमीन उनका नाम था, फैज़ी, कि यहाँ आके पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि वो बॉम्बे में एक दूसरे को जानते थे। एंड ही सेड यहाँ की कल्चरल सेंटर बनाओ तुम लोग। इसी तरह से सुरवर्दी साहब ने घनश्याम साहब को इनवाइट किया कि पाकिस्तान आ जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यहाँ पे ज़रूरत भी है, यहाँ कोई कल्चरल सेंटर्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, म्यूजिशंस नहीं हैं। सही। तो वो आ गए। तो फिर आपने उनसे और फिर हाँ, उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा कल्चरल सेंटर कायम किया कराची में, और उन्हीं से फिर हमने सीखा। शुरुआत मैंने उनसे की थी। पहली परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस किसी क्राउड के सामने कब किया आपने, याद है? आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 14-15 साल की होंगी मैं, बल्कि शायद हाँ, क्योंकि तभी शुरू किया था। तो इनके साथ ये था कि उस ज़माने में स्टेट लेवल के फंक्शंस होते थे, कि कोई बाहर से गेस्ट आया। ये बिफोर ज़िया साहब के दौर से? ऑफ कोर्स मच बिफोर। मैं बात कर रही हूँ, देखिए हम कराची आए 64 में, तो समझिए 66, 65 की तो वॉर के बाद ही बात ये हुई होगी। 66, 67 इन सालों में, बल्कि इससे पहले भी आई थिंक 64 में भी हमने छोटे एज यंग गर्ल परफॉर्म किया उनके ट्रूपे में। जैसे अगर सितारे होते हैं तो वन ऑफ द सिताराज, और इस तरह के कोरस वगैरह में छोटे छोटे। बट वो एक एक्सपीरियंस देता है इंसान को, और वो स्टेज से कॉन्फिडेंस आता है और सब कुछ। तो वो हमेशा यही करते थे, सारे स्टूडेंट्स को लगा देते थे परफॉर्मेंस में। और उस वक्त तो ये सोच थी भी नहीं कि अरे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। अब मैं देखती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मैं जब बोलती हूँ कि अच्छा हमें परफॉर्म करना है, आधे से ज़्यादा मैम घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, अब्बा इजाज़त नहीं देंगे, इतनी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड ना, हम लोग वापस पीछे चले गए हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ की हैं बाहर जाके, वहाँ की कल्चर और यहाँ पर यहाँ आप किसी अपने से ज़्यादा दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं, और दूसरे को अपनी ज़िंदगी नहीं जीने देते। तो उसकी वजह से हम लोग, मेरे ख्याल में यही एक वजह जो मेरे हिसाब से कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग इतना ग्रो नहीं कर पाए, एक्सेल नहीं कर पाए एज अ नेशन। क्या समझती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एंड वी आर वेरी हिपोक्रिटिकल। जी। मतलब अगर मैं खुद कुछ भी करूं मगर वो उसको नहीं करने चाहिए, वो करेगी तो वो बुरी लड़की है। इस तरह के एटीट्यूड्स हैं। क्या किया जाए, मतलब बट आई थिंक सोसाइटी जो बन जाती है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू ना। मतलब आप सोचें कि किन हालात में हम लोग रहते हैं। 75 इयर्स के कितने सालों में मुस्तकिल मार्शल लॉज लगे रहे हैं। तो मार्शल लॉ के ज़माने में आप क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या सकाफ़त आगे बढ़ सकती है, क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आई मीन इट्स बीन अ टफ कंट्री टू लिव इन, और अभी भी इट्स अ टफ कंट्री। और उसके बाद जो हमने किया, जिस तरह से तालिबान क्रिएट हुए और जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, उसका सबका फॉल आउट हम देख रहे हैं ना मुस्तकिल। सही। और ये जो तालिबान सोच है, ये तो इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे सकती है किसी भी लेवल में, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो आर्ट्स की बात हो। आप देखें कि सबसे ज़िया ने जो जिन लोगों को विक्टिमाइज़ किया सबसे ज़्यादा, वो आर्टिस्ट एंड विमेन। यही दो हैं कम्युनिटीज़ इन अ सेंस जो हमेशा दबाई जाती हैं। बिकॉज़ आर्टिस्ट जो हैं वो, उनका काम ही ये है कि लोगों को आप मजबूर करें सोचने पर। इंटरेस्टिंगली मैं कहीं पढ़ रहा था कि ज़िया साहब के दौर में जब इतनी सख्तियाँ थी, आर्टिस्ट, डांस और फिल्मों पे पाबंदियाँ थी, बट ही वॉज अ वेरी एडमायर ऑफ आर्ट। सुनने का शौक़ था उनको, मेरे ख्याल में गाने। और वो कौन? जनरल ज़िया साहब। ऐसा जनरल ज़िया का ये था, जहाँ तक मुझे मालूम है, आई डोंट नो कि वो क्या सुनते थे। मंगेशकर और नूरजहां के, he was a very big fan. So he was a big fan and he was a big fan of Indian films. Exactly. मतलब अब देखिए ना, वहाँ से हिपोक्रेसी शुरू होती है कि ऊपर से आपने इंडियन फिल्म्स को बैन कर दिया, अब अपने और अपनी फिल्म्स में ये कहा कि कोई लिबास जो होगा, कोई हीरो सूट नहीं पहन सकता। इट इज़ ओनली अ विलन हु विल वेयर द सूट।
अच्छा। हीरो को आप लोकल लिबास पहनाइए। फिर उन्होंने ये बैन कह दिया कि नोबडी कैन ड्रिंक इन अ फिल्म, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज लगा दिए। डांस को उन्होंने बैन कर दिया, फिल्मों में डांस को बैन कर दिया। ऊपर से वो शत्रुघ्न सिन्हा को अपने घर इनवाइट करते थे और एंटरटेन करते थे। उनके मिनिस्टर्स जो हैं उनके घरों में मुजरा हुआ करता था, उस पर कोई रोक नहीं थी। तो यही तो है हिपोक्रेसी। अब अभी जैसे होता है कि एक अपर क्लास है, उनके लिए सब सही हो, जो गरीब तबका और मिडिल क्लास है उस पे पाबंदियां तो शुरू से आप ऐसी देखती आ रही हैं। मैं समझती हूँ एकदम शुरू में नहीं था ऐसा। आई थिंक व्हेन इन द अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक देयर वाज मोर सेंस, एक ऐसी सेंसिबिलिटी थी कि सब मिल करके आगे बढ़ें, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाए। आई डोंट नो अबाउट प्रोग्रेसिव, बट एटलीस्ट सम आइडियाज़ ऑफ अ नेशन जो कि प्रोग्रेस करेगा। शनाख्त को ये लोग नहीं समझ पाए कि शनाख्त जो होती है, कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है, वो यूँ करके नहीं बन जाती। देखिए वो आप यहाँ पे, हम यहाँ बैठे हैं 2500 साल पहले मोहनजोदारो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हमारी शनाख्त तो वहाँ से आ रही है। एंड अ सिविलाइजेशन दैट वाज सो रिच इन सो मेनी थिंग्स, सो एडवांस्ड, जो कि अब हम नहीं हैं, सो डेवलप्ड, जो कि अब हम नहीं हैं। तो उसको हमने अपना कभी माना ही नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं किया। हमने कहा नहीं, इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप ये सोचें कि वो जो डांसिंग फिगरीन थी, पूरा ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ अ डांसिंग फिगर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो आपने उठा के हिंदुस्तान को दे दी। अच्छा। यस, गिफ्टेड इट अवे। ये नेशनल गैलरी न्यू दिल्ली में बैठी हुई है। और ये किस सन में दी गई? ये मैं इतना श्योर नहीं हूँ। पार्टीशन के बाद? ओह यस, डेफिनेटली पार्टीशन के बाद, एज अ गिफ्ट। यस। देखिए ऐसी थी दो ये चीज़ें थी, एक प्रीस्ट किंग का स्टैचू था और एक ये। और आई थिंक इंडिया सेड यू कैन चूज विच एवर वन यू वांट। क्लासिकल डांस को अगर लेके चलें, जब आप सीखती थी आपके साथ और भी लोग होंगे? जी बहुत। तो मुझे आपके अलावा जो नाम आता है वो एक बिरजू महाराज थे। बिरजू महाराज तो हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान के? जी। अच्छा, वो पाकिस्तान नहीं है? नहीं, कभी नहीं। ओके। और दूसरा जो नाम एक आता है, निगत चौधरी हुआ करती थी। निगत चौधरी तो बहुत बाद में आई है। हाँ, लेकिन वो एक नाम ऊपर आया था जो मुझे, अगर मैं रिकॉल करूँ अपनी मेमोरी। नहीं, पहले निगत चौधरी से बहुत पहले थी नाहिद सिद्दीकी। नाहिद सिद्दीकी, जी। वो और वो भी पाकिस्तान छोड़ के चली है एक्चुअली ज़िया के ज़माने। और निगत तो खैर उसके बाद ही आई हैं, 90s में मेरे ख्याल। हाँ, निगत तो ज़िया के बाद, मतलब उस ज़माने जब ये सब लोग चले गए थे उसके बाद वो यहाँ आई हैं। नाहिद जब हमारे ज़माने में और बहुत सारे थे, मतलब मैं जब छोटी थी तो एमी मिनवाला थी, परवीन कासिम थी, महर निगार मसरूर थी, रोशन बुखारी थी, मैडम आजूरी थी, फिर एक और थी महर रिजवी करके, वो थी। इस तरह से थे डांस। और उसमें से अब जैसे महर तो शायद ईस्ट पाकिस्तान से आई थी, तो वहाँ के भी, क्योंकि आपको पता है 71 तक यहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। अच्छा। म्यूज़िक, डांस बहुत था यहाँ पे 71 तक, क्योंकि ये सब जो बंगाली थे उनका तो मतलब उनमें कितने सारे पेंटर्स थे, कितने सारे म्यूजिशियंस थे, एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, डांसर्स थे, सिंगर्स थे, वो सब चले गए ना 71 के बाद। उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ है ना। और ज़ियाउल हक ने तो एक्चुअली बैन कर दिया था डांस, तो नाहिद भी चली गई मुल्क छोड़ के। और इन लोगों को उस ज़माने में, आप लोगों को, ये जितने भी थे, इन लोगों को अरेस्ट भी किया गया था कुछ को? नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि किसी ने डिफाई ही नहीं किया था। आई वॉज द ओनली वन हु स्टेड ऑन इन पाकिस्तान। मैं रुकी रही और मैं करती रही। मुझे भी कभी अरेस्ट नहीं हुआ। मुझे थ्रेट्स आते थे, मुझे तंग करते थे, मुझे ऑडियो परफॉर्मेंस की जगह नहीं मिलती थी, मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर सकती थी। इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। सही। अच्छा, तहरीक निस्वां से पहले एक दो सवाल और मैं आपसे पूछूंगा डांस रिलेटेड। पसूड़ी। पसूड़ी। आई वाज लाइक अली सिटी वाज इन डिट्रॉय, और जो पसूड़ी शुरू हुआ था वो मेरे ख्याल में आपसे ही शुरू हुआ है। आप, हाँ, ओपनिंग शॉट है मेरा, वो आपका है, व्हिच दे हैव डिसाइडेड टू ऐड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी परेशान थी कि मैं
आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं ये काम करूँ, बिकॉज मेरा काम जो है ना बहुत ही प्योर क्लासिकल अंदाज में रहा है. ऑल दिस years of my life I've dedicated to the purity of the classical और preserving भी और उसी को आगे सिखाना भी. और जो भी मैंने कभी भी परफॉर्म किया है वो उसी ज़िम्मे में किया है. तो ये जो था, दिस इज़ अ पॉप सॉन्ग ना, एग्जैक्टली क्लासिकल पॉप सॉन्ग, क्लासिकल पॉप सॉन्ग एंड ऑल्सो supported and sponsored by a multinational. तो वो भी मेरा मसला था, बिकॉज मेरी सियासत मुझे इजाज़त नहीं देती है इसी काम में. मतलब आई फेल्ट अली ने. अच्छा. सही. पहले तो वो पीछे लगा रहा कि आपको करना है, मैं इनकार करती रही. फिर उसने क्या किया, उसने मुझे अपना म्यूज़िक भेजा, वही गाना भेजा, सुन तो लेना. सही. तो मैंने सुना, अच्छा लगा, बट मैंने कहा मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया, बिकॉज यू नो इट्स ऑल इन पंजाबी. मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता पसूड़ी का मतलब क्या है. आई रिमेंबर ही वाज टेलिंग अस इन द कॉन्सर्ट कि पसूड़ी, ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू फैसलाबाद और समवेयर अराउंड इन पंजाब, और एक ट्रक पे लिखा हुआ था पसूड़ी और समथिंग लाइक दैट. सो वहाँ से आइडिया क्लिक हुआ कि पसूड़ी मीन्स लाइक पसूड़ी डालना, मतलब फड्डा. तो वो बता रहा था. सो इट वाज रियली नाइस कॉन्सेप्ट. और ये सो फिर उन्होंने आपको भेजा, आपने सुना? हाँ, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा. फिर मैंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया. फिर उसने मुझे तर्जुमा भेजा उसका अंग्रेज़ी में, और कहा कि देखिए यू डोंट हैव टू डांस टू इट कॉन्स्टेंटली. आप कोई भी उसकी चीज़, जो भी सजेशन आप देना चाहती हैं वो की. जब मैं वहाँ पे था, जब अली सेठी का कॉन्सर्ट हुआ, मेरे एक दोस्त मुझे लेके गए, मुझे बताया कि ऐसे. मैंने कहा नहीं यार चलना है, देखते हैं. सो मुझे वहाँ देख के एक बहुत ज़्यादा जो एक हैरानी हुई, और एक मतलब आई वाज सरप्राइज टू सी बच्चे जो US बॉर्न हैं, जो टीन एज लाइक 16, 18, 20, 22 जिनकी एज. और जब मेहदी खान साहब के वो गाने अली सेठी परफॉर्म कर रहा था, दे न्यू ऑल द लिरिक्स. सो दैट्स सो नाइस कि एटलीस्ट लोग अब सुनने लगे हैं, और इस तरीके से ही अगर सुने तो चलो. आई मीन दैट्स वन, एंड दैट्स व्हाट आई थॉट टू माई सेल्फ कि इफ थ्रू दिस अगर न्यू जनरेशन जो है वो क्लासिकल डांस की तरफ आता है तो व्हाई नॉट. सो दैट इज़ व्हाई आई फील कि, एंड दैट वाज द नाइस पार्ट ऑफ इट कि हुआ लोगों की थोड़ी दिलचस्पी हुई. कई लोगों ने लिखा था ये कौन ग्रे हेयर डांसर, बूढ़ी डांसर है, यू नो. उसके बाद लोगों ने रिसर्च किया ये वो. तो आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ वेज. तो अच्छा हुआ कि आई एम आल्सो हैप्पी दैट आई डिड इट. इट वाज अ गुड इनिशिएटिव बाय यू एंड अली सेठी. एक स्टार्टिंग में एक क्लासिकल को उसने जिंदा रखा. यस. अच्छा, अब बात करते हैं हकूक़ निस्वा की, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि So it's not Hukuk-e-Niswa, it's Tehreek-e-Niswa. Tehreek-e-Niswa, sorry. The group's name is Tehreek-e-Niswa, but it's for Hukuk-e-Niswa. It is about, yes. अच्छा, पहले मेरा एक सवाल है, मतलब निस्वा ही क्यों, तहरीक-ए-इंसानियत क्यों नहीं? Because मेरा, और अभी भी उस वक्त जब शुरू किया है तो मकसद ये था कि हम खासकर औरतों के लिए ये काम करें, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो सब तबका सबसे पिसा हुआ है वो औरतों का है, और जहाँ भी है मेल डोमिनेशन है हर जगह पे. अब हम जब उस वक्त वर्किंग क्लास औरतों के साथ काम करते थे तो यूनियंस में क्या है, 100 मर्द बैठे हैं, एक औरत या 2 औरतें बैठे. तो हमने कहा नहीं, हमें औरतों को भी तो उभारना है. सो वी नीडेड, आई फेल्ट कि वी नीडेड अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन. अभी भी हम देखते हैं, आप कोई अपने मोबाइल उठा के देखिएगा, कोई इवेंट हो रहा है, 10 मर्दों के चेहरे होंगे, एक औरत होगी, 2 औरतें होंगी. तो आई जस्ट स्टिल इट इज़ अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमें औरतों को भी तो कहीं जगह देनी है ना. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ फॉर निस्वा, इट इज़ फॉर वुमेन, एंड वी फील के इसको आप कैसे भी लें, बट मैं वाकई में सोचती हूँ कि देखिए हमने इतने, जब से इंसानियत चली आ रही है, मर्दों ने ही तो सारा कुछ किया हुआ है. क्या कर लिया मर्दों ने? जंगें करते रहे, नफ़रतें फैलाते रहे, मुसीबतें करते रहे. अबे अब वक्त है, आई थिंक नाउ women नीड टू टेक ओवर. देखिए हर चीज़ करती हैं औरतें. अब वो कहा जाता है ना कि आप लोग तो इकोनॉमी नहीं चला सकेंगी, तो घर की इकोनॉमीज़ कौन चलाता है?
इतना सा पैसा होता है, उसको कैसे वो मैनेज करते हैं कि रोटी भी आ जाए, थोड़ा सा गोश्त भी आ जाए, दाल भी आ जाए, दूध भी आ जाए। अभी दिस इज मैनेजमेंट एंड दे वो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें सीख ली हैं। दे डिडंट हैव टू गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू लर्न ऑल ऑफ दिस। उनको बच्चे पालने थे, उनको घर चलाना था, इसलिए वो सीख गए। और किस सन में आपने फाउंड की थी? कि अभी जो हमने कल जो प्ले परफॉर्म किया परसों, वो हमने पहली दफ़ा किया था 1978 में। और ये मैंने ये अनाउंस किया कि ऑलमोस्ट 45 ईयर्स नाउ, एंड दैट प्ले जो कि औरतों की ज़िंदगी की कहानियाँ स्टिल होल्ड्स वैलिड। मतलब ये कि चीज़ें नहीं बदल रही हैं, बल्कि खैर कुछ कदम आगे जाते हैं यकीनन। मतलब अब जैसे लेजिस्लेट लॉज हो गए हैं काफ़ी औरतों के लिए और वगैरह वगैरह, मगर सोशल एटीट्यूड्स अब तक नहीं बदल पाए। सही। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मतलब मैं अपनी जिस कंपनी में काम करता हूं वहाँ ऐसे ही हम लोग शाम में कॉफ़ी में बैठ के चाय पीते हैं, गुफ्तगू शनीद होती है। आई वाज सरप्राइज टू नो दैट कि हम लोग तो अभी भी डेवलपिंग कंट्री, हमें तो अभी मतलब 75 साल ही हुए हैं, यूएस जैसी 350 साल हो गए हैं, आई डोंट नो। वहाँ पर भी पिछले दिनों ये डिबेट चल रही थी कि यूएस सॉकर टीम जो 2 दफ़ा या मेरे ख्याल में 1 दफ़ा वर्ल्ड कप सॉकर जीत चुकी है, और यूएस मेंस टीम सॉकर की जो फुटबॉल वहाँ सॉकर बोला जाता है, जी। और जो 7वें या 18वें नंबर पे हैं, जो मेरे ख्याल में आज तक कभी फाइनल क्वार्टर फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, उनका जो पे स्केल है इट्स लाइक 80 to 90%। एग्जैक्टली। सो आप देखें कि वेस्ट में ये हाल है, ये भी वहाँ पर भी, हाँ वहाँ पर भी। बल्कि रिसेंटली आपने जैसे कहा, रिसेंटली मैंने भी ये पढ़ा कि वो जो जेंडर इंडेक्स इंटरनेशनल होते हैं ना, शायद यूएन का, ये उसमें दे हैव सेड कि इट विल टेक 300 more years फॉर जेंडर इक्वालिटी इन द वेस्ट। तो आप सोचिए कि हमारे लिए कितना साल लग जाएगा। हाँ, तो ये और वहाँ के मसले दूसरे हैं। अब यहाँ पे जैसे मतलब हाँ, मगर ये मसले तो वही हैं कि पे इक्वालिटी पे नहीं है, इक्वल वर्क है, मगर मैनेजमेंट लेवल्स पे सारे मर्द हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं। आपके हिसाब से मतलब पिछले दिनों जैसे हम लोग वहाँ देखते थे कि पिछले कुछ अरसे से आई डोंट नो कि एक एजेंडे के थ्रू या इसको सबोटाज करने के लिए, इस कॉज को दबाने के लिए है, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हाईलाइट किया है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। मेरा जिस्म है, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे जिस्म को विदाउट मतलब, और इट्स अ क्राइम इन यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, लाइक इट्स अ बैटरी। सो ये कोई वो नहीं है, लेकिन इसको जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, और कुछ चीज़ें कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी मेरी, मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी मतलब नहीं, तो इसको पोर्ट्रे बहुत गलत किया गया। ये आपको क्या लगता है कि एक एजेंडे की तरह की वजह से किया गया? ये आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो औरत मार्च हमने शुरू की 6 साल हो गए, जी उस वक्त शुरू से ही इस चीज़ को बहुत से लोगों ने मतलब एक तरफ से तो बहुत सपोर्ट भी है। आप देखें कि हज़ारों की तादाद में औरतें निकल के आती हैं सड़कों पे, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट आई फील इन पाकिस्तान। और दूसरा जो बहुत बड़ा अचीवमेंट, बिफोर वी गोइंग टू द नेगेटिव, बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये कि औरतों के हुकूक के बारे में, या औरतों के स्टेटस के बारे में, या औरतों के ही बारे में एक इतनी वाइब्रेंट डायलॉग शुरू हो गई है। चाहे आप उससे अग्री करें ना करें, लेकिन बहुत सारे अब ये कह सकते हैं नहीं भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है ये वो, मगर बात हो रही है, डायलॉग होना ही बहुत बड़ी बात है इस माशरे में। और आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट जो औरत मार्च का हुआ है। और दूसरी ये कि जो औरतें आती हैं अपने तरफ से आती हैं ना, दे ऑब्वियसली सेंस एंड फील द नीड कि हम निकलें और प्रोटेस्ट करें कि हमारी ज़िंदगियां जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं गुजर रही हैं। जहाँ तक ये स्लोगन्स की बात है, हम तो इन स्लोगन्स को सही समझते हैं। हम समझते हैं, जैसे आपने भी कहा, कि कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसके जिस्म को कोई और शख्स छुए उसकी मर्ज़ी के बगैर। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी डिग्निटी, मेरी अगर मैं इजाज़त दूँ तो फाइन, अगर मेरी इजाज़त के बगैर हाउ डेयर यू हैव नो राइट ना। दिस इज़ एंड आई थिंक ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। तो मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोगों को इस पर क्यों इख्तलाफ है। इख्तलाफ इसलिए है, और मैं इसका जवाब भी दे दूँगी, समझ में आता भी है कि इख्तलाफ इस वजह से है कि मर्दों को और बहुत सारी औरतें भी हमारे ख़िलाफ़ ये बात करती हैं, मगर वो एक सोच जो है
वो है। सोच ये है जो कि पिदरी समाज की सोच है कि हमें औरतों को अपने कंट्रोल में रखना है। ये औरत जो ये ऐसी बात करती है, ये खुद सोच रही है, सही। अपने बारे में सोच रही है। शी इज़ असर्टिंग हर राइट टू हर इंडिपेंडेंस एंड हर फ्री स्पिरिट। वो काबिल कबूल नहीं है उनको। हाँ, वो चाहते हैं कि भाई हम कंट्रोल में रखें, हम कहें कि ये करो, तुम ये हो तो तुम ये हो, तुम ऐसा करो तो तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो तो तुम वैसा करो। बिल्कुल कंट्रोल में रखना, दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर सो अपसेट। और दूसरी बात ये भी है कि जब कोई भी पुरानी चीज़ टूट रही होती है, गिर रही होती है, तो जो लोग उससे फ़ायदा उठाए हुए हैं उनको तकलीफ़ होगी। वेस्टेड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, उनको तकलीफ़ होगी। वो हो रही है। मतलब ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं ऐसी सोच के मालिकों की, वो इसके ख़िलाफ़ हैं और उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। आपकी मतलब आपके जो रैलीज होती हैं उसमें बहुत मर्द भी होते हैं, मतलब वो भी आते हैं, सपोर्ट। एग्जैक्टली, वो भी नहीं है। मतलब औरत का राइट तो मतलब औरत का राइट हो, मर्द का राइट हो, वो तो सबका फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा। औरतों के राइट तो बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है? हाँ, तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। एग्जैक्टली। इनको हम पहले तो अलहदा ना करें। आपका जो हक है वो आपके पास जो हकूक़ हैं वही मेरे पास भी होने चाहिए। सो दे आर बोथ, वी आर बोथ ह्यूमन। तो सबसे पहली बात ये ना दानिश कि हमारे माशरे में ये एक्सेप्ट किया जाए कि औरत भी एक इंसान है। एग्जैक्टली। वही बहुत बड़ी तादाद में वो भी नहीं है, आप जानते हैं कि वो भी नहीं है। मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो एग्री करते हैं, मगर जनरल एटीट्यूड तो ये है कि ये तो डिस्पेंसिबल है। हमारी गाय ज़्यादा कीमती है भाई, बीवी तो मिल जाएगी। हाँ, अभी आजकल मीडिया पे बहुत आता है कि अकेली लड़की यहाँ से जा रही थी, इसको छेड़ दिया, उसको छेड़ दिया। मेरा अपना मुझे एक थॉट है कि जैसे अब यूरोपियन या यूएस में यहाँ मेरे ख्याल में एक दौर में चीज़ों को छुपाया गया, पर्दा डाला गया। और अच्छा, मेरा अपना ये कि जिसको पर्दा करना है वो करे, मोर देन वेलकम। जिसको नहीं करना आप उसको भी नहीं छेड़ो। सेम हियर। तो लेकिन यहाँ पर आपने एक फोर्स की, एक मतलब एक हमारे यहाँ एक चीज़ फोर्स की गई कि नहीं ये नहीं होगी। 70s में मिड 70s से 80s के बीच में बाहर ये चीज़ें कुछ वो नहीं कि कोई खड़ा है या कोई अकेली लड़की जा रही है या गाड़ियाँ चला रही हैं। इस दफ़ा जब मैं 7 साल के बाद पाकिस्तान हुआ, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई और मैं देख के बहुत खुश हुआ, यहाँ बच्चियाँ स्कूटीज चला रही हैं। हाँ, जो बहुत अच्छी, जिसको क्योंकि अगर आपके पास वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो आपके बहुत सारी रास्ते खुल जाते हैं। बच्चियों को मैंने 70 चलाते हुए देखा। एब्सोल्युटली। जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत लड़कियां काम कर रही हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सी लड़कियां अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर रही हैं। सो थिंग्स हैव टू मूव फॉरवर्ड। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई चीज़ स्टैटिक तो रहती नहीं है। सो इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड आई थिंक ये जो सोच की हम बात कर रहे हैं वो भी ऐसा ऐसा टूट रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल्सो। अब कोई भी घराने में अगर 8-9 अफराद हैं तो वो अकेले एक आदमी की तनख्वाह पे नहीं चल सकता। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि तुम भी काम करो, तुम भी करो, तुम भी करो। तो ये एक अच्छी चीज़ होने लगी है। अब वो लड़कियां जो काम कर रही हैं उनके जो स्ट्रगल्स हैं वो दूसरी बात है, वो आगे देख, तो वो भी चल रहा है साथ साथ। बट दे विल ऑल्सो हैव टू, आई मीन दे आर लर्निंग हाउ टू कोप, हाउ टू हैंडल, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। आपको मैनेज करना है, आपको सीखना है। अगर आपका बॉस आपके साथ गलत बिहेव करता है तो यू हैव टू टेल हिम ऑफ। मे बी यू लूज योर जॉब बट देन यू गो सर्च फॉर अनदर जॉब। तो ये सब कुछ तो होगा एंड आई थिंक इसी तरह से इस चीज़ चलती है किसी भी माशरे में। सही। चलें इससे आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएं कि आपने कहाँ परफॉर्म किया है और कोई ऐसी जगह जो आपको है कि मतलब ये रह गई है, या आपका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बस हो गया सब? मैंने तकरीबन दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में किया है, बट आई हैव नॉट एवर बीन टू, जो पहले सोवियत यूनियन था एंड नाउ रशिया। आई हैव नेवर बीन टू रशिया एंड मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, पहले तो सोवियत यूनियन के लिए थी कि वहाँ जाके देखूँ सोवियत यूनियन को, वो नहीं हो पाया और रशिया भी अभी तक नहीं गई हूँ। दूसरी जगह जो मुल्क जो मैं नहीं गई हूँ, विच आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू सी, इज़ जापान। ये दोनों जगहों पे मेरी ना कभी परफॉर्मेंस है ना मैं जा सकी हूँ। और जहाँ भी मैं गई हूँ वो बेसिकली परफॉर्मेंस के तहत गई हूँ। जी हाँ। और कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जो आप याद करती हैं कि यार दैट्स माय बेस्ट?
मतलब कहाँ की? बेस्ट तो आई डोंट नो, आई कांट से कि कौन सा बेस्ट है, ना होप कि बेस्ट इज़ येट टू कम, बट ऑब्वियसली वन इज़ एजिंग एंड आई डोंट नो कि कब तक परफॉर्मेंस कर सकूँ। मगर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि बिकॉज मैंने अपने आप को इतना डाइवर्स रखा है कि अगर मैं डांस ना कर सकूं तो मैं कम से कम स्टेज पे एक्टिंग कर सकती हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें, बिकॉज यू नो कि डांसर्स की वैसे वेस्ट में तो खैर डांसर्स की प्रोफेशनल लाइफ बहुत कम होती है, वहाँ पे तो 35 के बाद यू स्टार्ट रिटायरिंग, बिकॉज वो जिस किस्म का चीज़ नॉट जस्ट एक्सपोजर, जिस किस्म की ज़रूरत है आपकी बॉडी का के इस्तेमाल की, वो फिर आप नहीं कर सकते ना, द जंप्स एंड द लीप्स एंड द टर्न्स एंड ये सारा कुछ। मगर हमारे डांस में बहुत फ़र्क है। इंडियन क्लासिकल डांस में ख़ासियत ये है कि जितना जैसे आप मैच्योर होते हैं एज वाइज ऑल्सो, तो आप मैच्योर होते हैं अपने आर्ट वाइज एज वेल, और इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप सिर्फ खड़े होके या सिर्फ स्टेज पे बैठ के एक्सप्रेशनल डांस करें, यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ जंप अराउंड, एंड वो भी बहुत अहम चीज़ समझी जाती है डांस में ना, जो एक्सप्रेशनल डांस कहलाता है, अभिनय ख़ास तौर से। सो दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस कि वन कैन स्टिल डू दैट ऑलवेज, और ये नहीं है कि आपको रिटायर होने की ज़रूरत है, बट ऑफ कोर्स आई मीन अ यंग डांसर लुक्स मच मोर ब्यूटीफुल। हाउएवर, सवाल आपका क्या था कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस आप याद करती हैं कि आपको होता है कि हाँ यहाँ मतलब आर्ट काउंसिल में या लाहौर में, अलहमरा में, कोई ऐसी चीज़ जो आप बोलें कि हाँ यार बड़ा मज़ा आया, बड़ी यादगार? मज़ा तो मुझे लगता है कि तकरीबन हर परफॉर्मेंस में आता है, मगर जो बहुत यादगार चीज़ें होती हैं उनका वो इस तरह से आपके दिमाग में यादगार रह जाती हैं कि उनका मतलब कुछ और होता है। कि मिसाल के तौर पे आई थिंक इट वाज 1985 या 1980 जो फर्स्ट इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में? नहीं, चाइना में। अच्छा, हाँ। विमेंस कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें लाखों की तादाद में औरतें आई थी दुनिया भर से, बीजिंग के थोड़ा सा बाहर एक जगह में। तो वहाँ पे आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ समथिंग लाइक लैक्स ऑफ विमेन, और इत्तेफाक की बात है कि उस परफॉर्मेंस में उस इवेंट में मेरी वालदा भी गई हुई थी, क्योंकि शी यूज्ड टू वर्क फॉर अफवा जो कि ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी अफवा में वॉलंटियर काम किया। तो अफवा के तहत वो भी उस कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी। तो आपने मैं अलग से गई हुई थी। तो आई न्यू कि हाँ हम वो होंगी वहाँ पे, मगर उनका स्टे भी अलग था, सब कुछ अलग था, क्योंकि हम दो मुख्तलिफ डेलीगेशंस थे। तो बट दैट परफॉर्मेंस वाज वेरी इम्पोर्टेंट, यादगार फॉर मी, कि मैंने फिर उस परफॉर्मेंस को अपनी माँ और सारी माँओं के नाम डेडिकेट किया, कि जो अपनी लड़कियों को मदद करती हैं आगे बढ़ने में, रादर देन रुकावटें पेश करना। बिकॉज माई मदर डिड दैट, मतलब वो हर चीज़ में हमें उन्होंने आगे मदद की आगे बढ़ने में। अगर मदद नहीं भी की, कि रुकावट कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी, ना मेरे अब्बा ना मेरी अम्मा मेरे काम की में। आपका मुझे वो परफॉर्मेंस भी याद है, सिंबॉलिक परफॉर्मेंस था लाल शहबाज कैलेंडर पे जब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद भी आप आई थिंक वेरी नेक्स्ट डे आप गई थी, मुझे वो भी याद है। तो वो क्या, वो आप वहीं थी या आप कराची से? नो, आई वाज इन कराची। वो बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में हमने सुना कि कुछ सुसाइडल बॉम्बर्स ने ख़ास के मतलब सब वो वाली दरगाह चूज़ की, जिसकी एक ख़ासियत ये है कि वहाँ पे यस औरतें बहुत आती हैं, और औरतें सिर्फ आती नहीं है, रक्स करती हैं, धमाल करती हैं। धमाल इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस, राइट? धमाल करती हैं और कोई उनको रोकथाम नहीं है वहाँ, वो वहाँ पर टारगेट किया गया। यस, एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये तो इस वजह से इन्होंने किया है कि औरत, हाउ डेयर शी डू दिस, उसको फिर पकड़ो, उसको फिर कंट्रोल करो। और इस गुस्से में कि हाउ डेयर दे डू दिस, मैं पहुंच गई और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, ये चीज़ जो सदियों से चली आ रही है इसको कैसे ही रोक सकते हैं? इसका मतलब है कि पूरा माशरे की आप एक लिम्ब को काट के फेंक देंगे कि ये, बिकॉज ये हमारी शनाख्त का हिस्सा है। धमाल जो है सही, हमारे माशरे मतलब हम लोग ये क्यों नहीं होता कि आप यू माइंड योर ओन बिजनेस, आई माइंड, ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब वेस्ट में हमें आप यहाँ बाहर निकल जाएं, आप
मतलब 100 में से 100 लोगों से पूछें, हर आदमी खड़ा होगा कि मुझे बाहर जाना है फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन हम वहाँ जाके तो हम उनके कल्चर को, उनके रूल्स को सब फॉलो करते हैं। वहाँ पर ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ क्यों नहीं होता? और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अभी तक इतना पीछे रह चुके हैं कि हम जो अच्छा भी कर रहा होता है आप उसकी अच्छाई को नहीं देखेंगे, आप उसकी टांग खींचते हैं। मैं समझती हूँ कि जहाँ पे जिस सोसाइटी में रॉट आ गया है, हर चीज़ को खा रहा है, तो वो इंसानों को भी, हर इंसान पे असर करता है। देखिए मैं समझती हूँ, मैं जैसे मैं रहती हूँ यहाँ पे, आई चूज़ टू लिव हियर। मैंने, बहुत से लोग चले जाते हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़। मैंने तो तय किया मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जब डांस की इजाज़त नहीं थी तब भी मैं यहाँ रह के करती रही और होता रहा, और एंड आई सर्वाइव्ड इट ऑल ना। मगर मैं ये देखती हूँ कि जब ऊपर से नीचे तक रॉट जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे उसको उर्दू में, रॉट को, खलाजत एक तरह से, और करप्शन और इमोरलिटी मुझे वो ये नहीं है कि मर्द और औरत वाली इमोरलिटी जिसमें आप दूसरे को इंसान ही नहीं समझते, उसको उसकी ज़िंदगी लेने के लिए तैयार खड़े हैं, वो ऊपर से नीचे तक जब आ जाएगी तो लोगों में भी वही सोच आ जाती है ना। आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल डोंट हैव बिकम लाइक दैट। नफ़रतें इतनी, तो मतलब कंपटीशन इतना, राइवलरी इतनी, जो कि हर मुल्क में, हर प्रोफेशन में होती हैं नफ़रतें और कॉम्पिटिशन्स दुनिया भर में, मगर इस तरह की कि आप उसको कत्ल करने के लिए तैयार हैं, आप उसको, और नो सेंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात ये कि भाई इन्होंने ये लिबास पहना है तो उसने वो लिबास पहना है, या ऐसे बांध के नमाज़ पढ़ते हैं तो वो वैसे बांध के नमाज, मैं ऐसा पढ़ता हूँ तो मैं इसको मार दूँगा, ये मैं हमेशा सही हूँ। ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे माशरे में, वो ये कि मैं सही हूँ और मुझे हक है कि दूसरे को आप सीधा करो। सही। आई फाइंड दैट इज़ द मोस्ट तकलीफ दे चीज़। भाई आपको किसने हक दिया कि आप किसी की जान ले लें? कौन सा मज़हब आपको ये कहता है? सही। कौन सा मज़हब आपको कहता है कि आप अपनी बीवी को मार डालें, कत्ल कर दें, या डिफरेंस को ख़त्म करें? आई डोंट नो, शायद होते होंगे कुछ मज़हब जो कहते हैं, मगर इंसानियत तो ये नहीं कि सिखाती है। अच्छा, आखिर में पाकिस्तान, कराची को ले लें या पाकिस्तान को ले लें, परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से आपको कैसे लगता है? जैसे पाकिस्तान में आर्ट काउंसिल आजकल बहुत एक्टिव है, नापा, मैं नापा गया था, देखा बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं स्टेज के हवाले से, क्लासिकल डांस, मौसीकी, डांस नहीं है बाय द वे, हाँ डांस नहीं है, डांस नहीं जी मैं जुनेद ज़ुबैरी के पास गए थे, डांस बताया होगा कि डांस नहीं है, डांस नहीं है, परफॉर्मिंग स्टेज है, एक्टिंग है और म्यूजिक है, और आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर क्लासिकल डांस। तो आई डोंट नो व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम, बट दे हैव अ प्रॉब्लम। ओके, बट स्टेज का क्या लगता है? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं यहाँ या आप इंडिया में देख लें, तो जितने भी जो नसीरुद्दीन शाह या मनोज वाजपेयी, ये लोग स्टेज से लगे हुए हैं, बिल्कुल, और इनकी एक्टिंग और इनका जो कैरेक्टर है वो मतलब टोटली डिफरेंट फ्रॉम लाइक अदर एक्टर्स। सो स्टेज इज लाइक अ बेस। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे पास जो अब ड्रामे और जो चीज़ें आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई स्टेज से आ रहा हो। स्टेज का आर्टिस्ट मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल में। देखिए, अव्वल तो स्टेज या उसको थिएटर हम थिएटर जी, तो वो पाकिस्तान में कभी नहीं आगे बढ़ पाया। एक तो शुरुआत में ही आप देख लें कि NWFP था, इस तरफ बलूचिस्तान था, उधर पंजाब और यहाँ सिंध, तो इन चारों सूबों में कोई थिएटर ऐसा सच नहीं था। थोड़ा सा शायद सिंध में था और थोड़ा सा शायद पंजाब में था। अब दूसरी, और अगर कहीं था भी, हमें अव्वल तो किसी ने रिसर्च ही इतना कम किया इन चीज़ों पे, हो सकता है हम गलत कह रहे हैं, हो सकता है था, अगर था भी तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा उसको ख़त्म कर दिया गया, ये सारे इस्लामिक उसके चक्कर में कि ये इस्लामिक नहीं है, वो इस्लामिक नहीं। इस्लामिक क्या होता है? व्हाई इज़ आर्ट डिफाइंड एज इस्लामिक? आर्ट शुड बी आर्ट, एंड अगर आप मुसलमान हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम इंसान है जो साउथ इंडियन डांस कर रही है,
तो मैं अपने स्टाइल से उसे पेश करूँगी। मगर इसको आप रिलीजन्स पे मिक्स अप कर देते हैं। तो एक तो ये रहा, दूसरा ये कि उर्दू ज़बान को अगर लें तो उर्दू ज़बान में भी थिएटर इतना कभी, जैसे नावल रही है, शॉर्ट स्टोरी रही है, शायरी रही है, उस तरह से थिएटर नहीं रहा। आप ढूंढें स्क्रिप्ट उर्दू की तो सबसे पहली स्क्रिप्ट आपको पता है कहाँ मिलती है? अवध में, यूपी में। एक जब वाजिद अली शाह वहाँ के अवध के रूलर थे, जो मुग़लों के तकरीबन एंड हो रहा था उस वक्त के, वो खुद वाजिद अली शाह एक शायर भी थे, एक डांसर भी थे, एक म्यूज़िशियन भी थे, और ख़ुद एक्टिंग भी पसंद करते थे। उन्होंने पहला एक ऑपरेटिक ड्रामा लिखवाया अपने कोर्ट में, दरबार में। एक अमानत करके एक साहब थे, उनसे, और वो स्क्रिप्ट, वो ड्रामे का नाम है इंदर सभा। इंदर सभा, लॉर्ड इंदर, और सभा महफिल। तो लॉर्ड इंदर की सभा, क्योंकि वाजिद अली शाह उन्होंने पहली दफ़ा जब ये हुआ है, और ये है 1854 की बात, 1857 से पहले, 1854 की बात है। इंदर सभा लिखा गया और वाजिद अली शाह ने खुद राजा इंदर का रोल किया उसमें। कैन यू इमेजिन? मुस्लिम कल्चर, दिस इज़ मुस्लिम कल्चर। उसमें परियां थीं। ये कहानी आपको याद होगी, बचपन में आपने सुनी होगी, सब्ज़ परी और गुलफाम की कहानी। जी। वो कहानी पे बेस्ड है वो कि वो सब्ज़ परी है और उसको गुलफाम से इश्क हो जाता है, और परियों को इजाज़त नहीं थी कि इंसानों से इश्क करें। जी। वो एक देव से, लाल देव से बोलती है कि जाके उठा के ले आओ, मुझे इश्क हो गया, मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। और वो फिर पकड़ी जाती है, उसके पर काट दिए जाते हैं, और ये कहानी है। आखिर में ये जो राजा इंदर है वो देखता है कि इसका इश्क तो इतना प्योर है कि ये इतने सालों तक उसी की याद में है, तो फिर वो उसको वापस दे देता है गुलफाम। सो अब मैंने ये प्ले इस साल ही किया। अच्छा। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ ना, ये है 2023 की जनवरी में, जब हम तहरीक निस्वां के 45 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने एक फेस्टिवल सजाया था, कुछ रेट्रोस्पेक्ट प्लेस थे और कुछ नए प्लेस थे। नए प्लेस में इंदर सभा था। और तो इसलिए अभी मेरे हमारे सामने बहुत है रखा हुआ कि और फिर लोगों ने कहा कि इसका तहरीक निस्वां से क्या ताल्लुक़, बिकॉज इट्स अ फैंटेसी, इट्स अ फेरी टेल इन अ सेंस ना। तो मैंने कहा कि देखें, वो औरत परी जो थी, शी डिड नॉट हैव द राइट टू चूज़ हर हस्बैंड और हर लवर, और यू नो हु शी वांटेड टू बी विद। It's based on that, the right to choose. So हर कहानी में कुछ ज़रूर होता है, और वो भी अभी भी वही कहानी चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑनर किलिंग और फोर्स्ड मैरिज और क्या क्या हो रहा है। अच्छा, चलें आखिर में मुझे बताएं, जब आप फारिग वक्त में होती हैं तो किस शायर को पढ़ती हैं और किसको सुनती हैं शौक़ से? ज़्यादातर तो मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ और सुनती हूँ जिनका मुझे लगता है कि मुझे मेरे काम में क्या इजाफा हो सकता है ना, फ़ायदा। या पढ़ती तो मैं बहुत ज़्यादा, शायरी में आपने ख़ास तौर से पूछा तो मेरी बहुत अजीज़ दोस्त भी थी फहमीदा रियाज़, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बहुत काम भी किया हुआ। अगर आप देखें हमारी वेबसाइट, हमने म्यूज़िक वीडियोज़ उसकी शायरी पे बनाए हैं, हमने बैलेज उसकी शायरी पे, उसके लफ्ज़ों पे बनाए हैं, हमने प्लेज़ उसके शायरी नहीं, उससे लिखवा के कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत उसका वो अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो सारा शगुफ्ता पे भी कर रही हूँ, जो एक शायरा थी, और अतिया फैज़ी पे भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जब आर्ट की बात होती है और आर्टिस्ट की बात होती है, तो जो फीमेल आर्टिस्ट हैं ना, वो फिर भी इग्नोर्ड हैं। अब किसी ने अतिया फैज़ी का नाम नहीं सुना। अतिया फैज़ी का इतना कंट्रीब्यूशन था कि इतना सारा जो उनका आर्ट कलेक्शन था हिंदुस्तान में, बॉम्बे में, वो सारा लेके यहाँ आए। अच्छा। पेंटिंग्स, कीमती पेंटिंग्स जो यूरोपियन गैलरीज और म्यूज़ियम्स में टंगती थी, उन्होंने यहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया। शी डाइड अ पॉपर, मतलब गुर्बत में वो पाकिस्तान में मरी है। इसी तरह से शायरा शगुफ्ता ने खुदकुशी कर ली। फहमीदा की ज़िंदगी भी बहुत तकलीफ़ों में गुजरी, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कहीं से भी। देखिए, दुनिया भर में
आर्ट और आर्टिस्ट को स्टेट की तरफ से सपोर्ट होती है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को उभारना चाहती हूँ। मैं पढ़ती हूँ नॉवेल्स में भी मैं बहुत सारी, अब जैसे कि आप मेरी अगर लाइब्रेरी देखें तो पूरा इसमें चुगताई का कलेक्शन, कुरुतुलैन, मैं हर वक्त ढूंढती रहती हूँ चीज़ें जो कि हम इस्तेमाल कर सकें अपने थिएटर में। डॉक्टर रशीद जहाँ को हमने बहुत पढ़ा, फिर हमने उनके प्लेस किए जो आप सोचें कि प्री पार्टीशन की चीज़ें हैं, आज भी रेलेवेंट हैं। एग्जैक्टली वही स्टोरियाँ हैं, वही सारे चल रहे हैं। चलें शीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आज शीमा जी की तबीयत कुछ सही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे टाइम दिया और मेरे साथ काफ़ी देर बैठ के मज़े की बातें की, और बहुत सारी वो बातें एटलीस्ट मुझे पता चली जो मैंने आज से पहले मुझे नहीं पता थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इंफॉर्मेशन और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई होप योर audience enjoys this conversation. Thank you.